गुड इवनिंग दोस्तों। तो हम लोग एक क्लास कर चुके हैं। उसमें हमने बात किया था कि कैसे एक साउंड, एक आवाज भाषा के रूप में कोडेड होने लग जाता है। तो हम अभी लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो लैंग्वेज कैसे डिराइव होता है। लैंग्वेज अलग अलग प्रकार के हैं। सिंबॉलिक लैंग्वेज उसमें साउंड होता ही नहीं है, लेकिन हम लोग अभी ऐसे लैंग्वेज सीख रहे हैं जिसमें साउंड प्रोड्यूस करके बताते हैं, साथ में सिंबल्स भी होती है। तो हम साउंड को कैसे कोडिंग करके उसको लैंग्वेज के रूप में कन्वर्ट करते हैं, वो देख रहे थे। तो हमने पूरा साउंड का यूनिट जिसको कोडिंग किए थे अल्फाबेट्स के रूप में, ABCD के रूप में। तो हमने ABCD से शुरू किया था। अल्फाबेट्स को हमने 2 पार्ट्स में बांटा था, कभी कभी 3 पार्ट्स में बांटते हैं, वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स है और एक सेमी वॉल्स कर देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 पार्ट्स में बांटते हैं, वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉल्स में कर देते हैं AEIOU। ये 5 चीजें हैं जो वॉल्स के रूप में माने जाते हैं। और कॉन्सोनेंट्स है जिसको हमने बोला था कि स्ट्रॉन्ग साउंड होता है, उसमें वॉवल का हेल्प लेकर के बोलते हैं, तो वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब वो लेटर्स जो है, जो अल्फाबेट्स है, उनको मिलाने से जो बनता है उसको बोलते हैं वर्ड। मिलाना मतलब कैसे भी नहीं मिला सकते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं RAT, रैट, यहां देखिए RAT, रैट। तो ये जो रैट है ये वर्ड है, लेकिन अगर कर दे इसी को ATR, ये क्या हुआ? तो इट्स नथिंग, इसका कोई सेंस नहीं है। जिसका कोई सेंस ना हो उसको हम वर्ड नहीं कह सकते हैं, डिस्पाइट दैट इज द कलेक्शन ऑफ लेटर्स। तो वर्ड इज व्हाट? कलेक्शन ऑफ लेटर्स which has some sense, some meaning। तो हम लोग डेफिनेशन पे उतना नहीं जाएंगे, बट समझेंगे। हम समझेंगे कि एक्चुअली कैसे हम कोडिंग करते हैं लैंग्वेज को, भाषा को, साउंड को। तो साउंड को हमने कोडिंग कर दिया वर्ड के रूप में, रैट, कैट, बॉय, गर्ल, डॉग, सिस्टर, ब्रदर, डॉटर। ये सारी चीज क्या है? ये सिर्फ वर्ड्स है जिसको हमने कोडिंग किया। अब यहां से यूनिट ऑफ लैंग्वेज शुरू होती है, क्योंकि बॉय मतलब लड़का, हमें पता चलता है कि किसी के बारे में बोल रहे हैं। तो यहां से आप लैंग्वेज का यूनिट कह सकते हैं। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम जो बोलते हैं वो सेंटेंस बोलते हैं, एंड सेंटेंस इज द कलेक्शन ऑफ वर्ड। तो हम लैंग्वेज को 2 प्रकार से, 2 पार्ट में बांटेंगे जो हम ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं। The grammar will be divided into 2 parts. One part will be a structure part, another part will be words part, vocabulary part, or in detail you can say parts of speech that we learn in detail। तो ये हमने यहां लिखा है, लैंग्वेज को 2 पार्ट में बांटा, वर्ड पार्ट एंड स्ट्रक्चर पार्ट। स्ट्रक्चर पार्ट में क्या है? स्ट्रक्चर एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। किसी सेंटेंस को लिखने के लिए हमें जो स्ट्रक्चर चाहिए होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब इस पे थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे बाद में, फिलहाल हम ये देख लेते हैं। और स्ट्रक्चर पार्ट के लिए हम सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए क्या क्या चीजें पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं टेंस, हम पढ़ते हैं वॉइस, हम पढ़ते हैं नरेशन, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन टैग, और ऐसे और भी चीजें। सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स पढ़ते हैं। तो काफी चीजें हैं, लेकिन बेसिकली यही चीज है जिनको हम सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए पढ़ते हैं। ग्रामर को हम 2 पार्ट में बांट रहे हैं, एक स्ट्रक्चर पार्ट, स्ट्रक्चर पार्ट में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। या मोटा मोटी कह सकते हैं ये सारा वर्ब का ही पार्ट है। हम वर्ब पढ़ते पढ़ते इन चीजों को पढ़ लें, लेकिन फिर भी बेसिकली हम सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट वाला जो चीज है इसको इन चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और दूसरी तरफ
इनको बनाने के लिए हमें नॉलेज चाहिए किस चीज का, वर्ड का। तो हम वर्ड कहाँ से लाएंगे, कौन सा वर्ड, उसका क्या फीचर है, कैसे पता चलेगा। देयर आर मिलियंस ऑफ वर्ड्स, पूरा ह्यूज डिक्शनरी है। लेकिन आप डिक्शनरी में देखते होंगे, जब आप कंसल्ट करेंगे डिक्शनरी तो उसमें रहेगा जो वर्ड है उसके प्ले, तो उसके सामने रहेगा लिखा हुआ वर्ब। बॉय वहां लिखा होगा नाउन, और उसके बारे में और डिटेल्स होगा। कई बार कुछ जैसे पेन, तो पेन मतलब लिखना भी होता है, और पेन मतलब कलम भी होता है। तो वहां 2-3 मीनिंग होगा, एज ए वर्ब, पेन एज ए वर्ब, पेन एज ए नाउन, ऐसे करके। तो वो हम कैसे जानेंगे कि कौन चीज क्या है, नाउन है वर्ब है। और नाउन वर्ब है या नहीं, कोई प्रीपोजिशन है, कोई कंजंक्शन है, कोई एडजेक्टिव है, ये हम क्यों जानेंगे, व्हाट्स द नीड ऑफ नोइंग। तो वो हम इसलिए जानेंगे क्योंकि इसका एक कुछ रूल होता है, इसका एक कुछ एल्गोरिदम होता है सेंटेंस क्रिएट करने के लिए, सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए। तो उसमें हमें जरूरत होती है इस चीज की, इसलिए हम पढ़ेंगे वर्ड्स को डिटेल में। और उन्हीं को वर्ड को पढ़ने के लिए उन्हीं वर्ड को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम क्लासिफाई करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच या पार्ट्स ऑफ वर्ड भी बोल सकते हैं। आप किसी से पूछेंगे हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर, तो वो बोलेगा 8। आप बोलेंगे हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ वर्ड्स आर देयर, तो चुप हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को क्या होती है, ग्रामर में पढ़ा देते हैं, बस पढ़ो, क्यों पढ़ना है नहीं बताते। लेकिन अगर हम जाते हैं मार्केट में सब्जी खरीदने, तो वो क्या खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, ये हमें पता होता है। तो हम लिस्ट लेकर के जाएं, लिख करके, उसकी जरूरत नहीं है। हमें पता है कि सब्जी बनाना है, तो हम जो जो चीजें हैं वही खुद समझ में आ जाती है कि हम तेल नहीं है, नमक नहीं है। तो इस तरीके से हमें इंग्रेडिएंट्स पता होता है उन चीजों का जो हमें बनाना है। तो हमें बोलना है, हमें लिखना है, हमें पढ़ना है, उसके लिए हमें सेंटेंस फॉर्मेशन की जरूरत है। और सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए जो इंग्रेडिएंट है वो वर्ड है। और वर्ड क्या है, कैसे है, उसकी क्या क्वालिटीज है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। और ये जानकारी के लिए ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे और वोकैबुलरी पढ़ेंगे अलग अलग सोर्सेस। वोकैबुलरी में हम अपने वर्ड के कलेक्शंस को बढ़ाएंगे, किस टाइप के वर्ड कैसे ऐड करना है अपने लैंग्वेज में, while writing, while speaking and while रीडिंग, ये देखेंगे। और उन वर्ड्स में उनका जो क्वालिटी क्या है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं, ये हम जानेंगे, ताकि हम ये क्रिएट कर सकें। तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने से पहले हम यहां देखेंगे कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पढ़ेंगे। यहां उनको डालना है इसमें, इस स्ट्रक्चर में, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। तो उसको थोड़ा एलेबोरेट करके हम देखेंगे। तो हमने देखा कि ग्रामर को हम 2 पार्ट में बांटे, एक वर्ड वाला पार्ट, एक स्ट्रक्चर वाला पार्ट। स्ट्रक्चर वाला पार्ट मतलब सेंटेंस वाला पार्ट। तो सेंटेंस में हमें चाहिए वर्ड, तो वर्ड को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे, उसकी क्वालिटीज, कुछ बेसिक क्वालिटीज है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो जो वर्ड है उसके टाइप्स जो है उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं या पार्ट्स ऑफ वर्ड कहेंगे। जितनी भी वर्ड है उसको सुविधा के हिसाब से, यूटिलिटी के हिसाब से हम उन्हें 8 भागों में बांटे हैं। हम नहीं, मतलब ग्रामर लिखने वालों ने नॉर्मली, अलग अलग ग्रामर में कई बार अलग अलग भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली आप ज्यादातर ग्रामर में देखोगे कि इनको 8 मुख्य भागों में बांटा गया है। देयर आर 8 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब स्पीच बोले मतलब भाषण नहीं, स्पीच मतलब वर्ड, तो ये ध्यान में रखना है। तो हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट में बांटे हैं, उसकी कैसी यूटिलिटी है। मतलब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, होता क्या है कि हम क्लास में
क्लास 3 से शुरू हो जाती है ये चीजें। 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब में पढ़ते जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन हमें पता ही नहीं रहता है कि हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं। और जब तक हमें पता नहीं रहेगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो फिर उसको हम अपने दिमाग में सस्टेन नहीं कर पाएंगे, वो उड़ जाएगा। तो इसलिए हमें जानना जरूरी है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्यों पढ़ेंगे, तभी वो हमारे साथ टिकेगा, रुकेगा। तो वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। यहां आप बोलोगे कि नाउन, प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब, एडवर्ब क्यों नहीं लिखे? कहीं कहीं ऐसे होता है, तो अरेंजमेंट मैंने अपने हिसाब से किया। आप बुक से अगर कंपेयर करोगे तो बहुत सारे बुक में अलग अलग तरीके से होता है, सबका अपना अपना तरीका है, तो हम अपने तरीके से आपको बता रहे। ये पार्ट आपको बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन सब कुछ बुक में मिल जाए तो आप बुक में पढ़ लोगे ना, फिर मेरा लेक्चर क्यों सुन लो बिना मतलब के? तो कहने का मतलब कि कुछ मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन चीजों को आसान करके आपको दूं। मुश्किल चीजों को आसान करने के लिए ही टीचर होता है, नहीं तो बुक में सब कुछ छपा हुआ है। मेरे से बहुत महान व्यक्ति बुक को लिखा है, आप उसको पढ़ोगे उसमें एवरीथिंग इज करेक्ट। मैं तो बताते समय कई जगह मिस्टेक भी कर सकता हूँ, लेकिन बुक में कहीं मिस्टेक, कहीं कहीं बुक में भी मिस्टेक होती है, तो बुक को रीड करके आप सब जान लेते हैं। लेकिन नहीं, मैं एक मीडिएटर का काम कर रहा हूँ कि जो बुक लिखा होगा वो और आप दोनों के बीच में एक नेक्सस का काम मुझे करना है। तो मैं कुछ चीजों को मैनिपुलेट करूंगा सो दैट यू कैन लर्न, यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। So here we have 8 parts of speech: noun, pronoun, adjective, adverb, verb, preposition, conjunction and interjection. 8 parts of speech. बट हमें अगर पढ़ाना होता, हमें अगर ग्रामर लिखना होता, तो मैं बोलता कि देयर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उनके पार्ट्स में मैं ये बताता। लेकिन इन्होंने जो लिखा उसी को सिंपल करने के लिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूं इसी तरीके से, क्योंकि बचपन से आप ऐसे पढ़ते आ रहे हो। अब अचानक से ऐसे बोलूंगा तो आप सोचोगे कि कहां चलेगा सर। तो हम नाउन और प्रोनाउन, सवाल यह है कि हम नाउन प्रोनाउन क्यों पढ़ रहे हैं? नाउन प्रोनाउन इसलिए पढ़ रहे हैं कि नाउन या प्रोनाउन ये नेमिंग चीज होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं। नेमिंग किसका? किसी व्यक्ति का, किसी मतलब एनीथिंग हु डज समथिंग। दुनिया में या तो क्रिएशन ऑफ गॉड है और क्रिएशन ऑफ नेचर। बोलिए, नेचर ने क्रिएट किया है कुछ चीजों को, कुछ चीजों को। एवरीथिंग जो है एग्जिस्ट करता है दुनिया में इन द मटेरियल वर्ल्ड, दोज आर क्रिएटेड बाय नेचर। सम पीपल से गॉड, सम पीपल से नेचर, तो लेट्स कॉल इट नेचर। तो एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय नेचर एंड नेचर इज डूइंग सम फंक्शन। सब कुछ नेचर द्वारा, प्रकृति द्वारा क्रिएट किया गया और वो कुछ कर रहा है। तो मेन यही है, बातें जो हम करते हैं जो नेचर द्वारा क्रिएट किया गया है, मतलब क्रिएचर्स, क्रिएशन ऑफ नेचर। हम भी नेचर की क्रिएशन है। बोर्ड भी है, ये भी अपना रोल प्ले कर रहा है। पंखा चल रहा है, लाइट चल रहा है, तो पेड़ है, पौधे हैं, कोई जगह है, कोई जानवर है, तो सब कुछ ना कुछ कर रहा है। तो यहीं से लैंग्वेज की शुरुआत होती है, कौन है और क्या कर रहा है। जो कौन है वहीं से शुरू होती है। तो जो कौन है वो नाउन है, जो है वो नाउन है। नाउन कई बार बहुत सारे मात्रा में होते हैं, उसको आसानी से बोलने के लिए हम अपनी सुविधा के लिए एक चीज क्रिएट किए हैं, उसको बोलते हैं प्रोनाउन। लेकिन प्रोनाउन कोई दूसरी चीज नहीं है, दैट इज नॉट अदर देन नाउन। प्रोनाउन इज नाउन इटसेल्फ इन डिफरेंट फॉर्म। प्रोनाउन इज नाउन इटसेल्फ इन द डिफरेंट फॉर्म। प्रोनाउन नाउन ही है अलग रूप में। इसलिए दोनों में बहुत ज्यादा भेद करने की जरूरत नहीं। वी नीड नॉट डिफरेंशिएट मच बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन में डिफरेंस ऐसे नहीं है कि ये दोनों, अब जैसे मैं आई एम अ बॉय, तो मैं बॉय बोलूं, आई बोलूं, रविंद्र बोलूं, रवि बोलूं,
मैं ही तो हूं, तो बार बार अपना नाम क्यों लूं? तो इसके लिए एक चीज बना दिया गया, प्रोनाउन। आई यूज आई टू प्रोनाउन। तो मैं थोड़ी ना चेंज हो जाऊंगा, मैं नाम बोलूं या नाउन बोलूं अपना, या प्रोनाउन बोलूं। नाउन में भी अलग अलग नाउन बोलूं, मैं अपना प्रॉपर नाउन बोलूं या कॉमन नाउन बोलूं। तो इजी एंड कन्वीनियंट लैंग्वेज बनाने के लिए लोगों ने, जिन्होंने भाषा को कोडिंग किया है, उन्होंने संबोधन करने के लिए किसी वस्तु, व्यक्ति, बचपन से जो पढ़ रहे हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि, तो उनके लिए कुछ नाम दिया है, और उन्हीं के लिए नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। बट वो लोग, वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो स्थान, वो चेंज नहीं हो जाते, दे आर स्टिल द सेम। इसलिए नाउन या प्रोनाउन फंक्शनैलिटी एक ही है कि ये सेंटेंस के हेड होते हैं, ये ही सेंटेंस के मालिक होते हैं, क्योंकि इनको ही नेचर ने क्रिएट किया है, दे आर द क्रिएटर्स ऑफ नेचर। तो वही कुछ करते हैं। अब जब करते हैं तो बातें आगे बढ़ती है। तो जो करता है और जिसके ऊपर करता है, जो करता है जिसके ऊपर करता है, तो जो करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, जिसके ऊपर करता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो दोनों क्रिएशन ऑफ गॉड या क्रिएशन ऑफ नेचर ही होते हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। हम इसको सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव वर्ड के रूप में बोल सकते हैं। ये मैं खुद से लिखा हूँ, कहीं बुक में नहीं मिलेगा, और आप कहीं से ढूंढ करके और ये मत बोलिएगा कि सर कहाँ से ये चीज़ लिख दिए, ये तो कहीं है नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, तरीका भी कहीं नहीं होगा, तो आप उतना बुरा नहीं मानिएगा। सीखना है कैसे भी आपके माइंड में आसानी से जाना चाहिए, इसलिए आप इन सब के बीच में एक नेक्सस बना सके, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव वर्ड है, या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाने वाला वर्ड है नाउन या प्रोनाउन। बार बार बोल रहा हूं, नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह यूज किए जाते हैं, एंड दे आर almost always used in the sense of subject or object। एक नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है, एक प्रोनाउन भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है, मतलब दे आर द हेड ऑफ द सेंटेंस। तो हमने ये और ये बता दिया, इसमें भी नाउन या प्रोनाउन है और इसमें भी नाउन या प्रोनाउन है। एक लाइन बोलता हूं जो कभी भूलिएगा नहीं, किसी भी सेंटेंस में अगर कोई वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है या ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है, वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, नन अदर देन देम। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह कोई वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड यूज किया गया है, दैट विल बी ओनली नाउन और प्रोनाउन। आप बोलोगे, कभी कभी होता है कि 4 वर्ड एक साथ है सब्जेक्ट के रूप में, द कलर ऑफ माई हेयर, द कलर ऑफ माई हेयर इज ब्लैक, तो इज वर्ब है, उससे पहले द कलर ऑफ माई हेयर, ये सब्जेक्ट हो गया। आप कहोगे सर इतना सब्जेक्ट, तो नहीं, ये एक फ्रेज क्रिएट करता है, तो दैट इज नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, लेकिन नाउन ही होगा। आप कहोगे वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, डिटेल्स में बताऊंगा आगे, नहीं तो हम टॉपिक से भटक जाएंगे, फिर दिक्कत होगी। आप बोलोगे थोड़ा सा सुन लो, माइंड में आएगा तो ठीक है, नहीं तो आगे जब उसमें आएंगे तो बताऊंगा। आप कहोगे कि सर आप बोल रहे हो कि कोई चीज सब्जेक्ट है, तो वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, इसमें वॉकिंग तो वर्ब है और यहाँ तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो वो भी नाउन ही है। वर्ब को नाउन में कन्वर्ट कर दिए हैं। जब वर्ब को नाउनिफिकेशन करते हैं, नाउन के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो इन्फिनेटिव या जेरंड हो जाता है, वो भी आगे पढ़ेंगे। कहने के मतलब कि किसी भी सेंटेंस का
सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट अगर कोई वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड है या कोई क्लॉज है तो वो नाउन ही होगा या प्रोनाउन ही होगा। मैं बार बार इस चीज को रिपीट करके पिछले 2 मिनट से यही चीज बताना चाह रहा हूं क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस कंफ्यूजन में लीड यू कंफ्यूजन इन अदर रिलेटेड थिंग्स। ये कंफ्यूजन आपको दूसरे संबंधित चीजों में कंफ्यूजन और क्रिएट करेगा। और दीज आर द रूट। यहां मैं हड़बड़ा नहीं रहा हूं, आई एम रिलैक्स। बार बार एक चीज को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि वी आर जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट एंड रूट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। तो हमने बताया नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह यूज किए जाते हैं, क्योंकि सेंटेंस में एक सेंटेंस लिखने के लिए ऑब्जेक्ट मैंडेटरी नहीं है। एक सेंटेंस लिखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हो, लेकिन ये हमेशा मैंडेटरी है। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि बिल्कुल बहुत निहित जरूरी है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब हो। बिना सब्जेक्ट और वर्ब के हम सेंटेंस नहीं लिख सकते, मतलब बिना नाउन या प्रोनाउन और वर्ब के सब्जेक्ट नहीं लिख सकते। नाउन प्रोनाउन एंड वर्ब, या तो नाउन या प्रोनाउन, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब एक सेंटेंस लिखने के लिए जरूरी होती है। और एक पूर्ण सेंटेंस, टू राइट अ कंप्लीट सेंटेंस वी नीड सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एट on the object sentence ends। actually you can say end, उसको हालांकि हम आगे लेके जा सकते हैं with other helps, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इस चीज को भी माइंड में बैठा लो आप कि एक सेंटेंस लिखने के लिए हमें सब्जेक्ट और वर्ब की एकदम जरूरत होती ही होती है। विदाउट वर्ब एंड विदाउट सब्जेक्ट यू कांट राइट अ सेंटेंस। कहीं पे आप देख रहे हो कि सेंटेंस में कोई सेंटेंस लिखा हुआ जिसमें वर्ब नहीं है, तो वो कितना भी लंबा है वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। अगर वर्ब नहीं है तो मतलब सेंटेंस नहीं है। क्लियर? अगर सब्जेक्ट नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं, चाहे वो कितना भी लंबा आप लिखिए। हम लोग डीपली जाएंगे। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। आपके माइंड में सबका नेक्सस बनना चाहिए कि कैसे साउंड को कोडिफाई करके हम अल्फाबेट्स बना दिए। अल्फाबेट्स को कोडिफाई, अल्फाबेट्स साउंड का कोडिफिकेशन हो गया ABCD से लेकर जेड तक। हम उसको क्लासिफाई किए ताकि उनको सही से प्लेस करके हम वर्ड बना सके। और वर्ड को हम डीपली जानने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा कि हम उसको कैसे यूज करेंगे सेंटेंस फ्रेमिंग में। सेंटेंस बनाना सीख गए मतलब सीख गए, बाकी तो अपना काम है सेंटेंस को कैसे अरेंज करेंगे। तो सेंटेंस बनाने तक हमारा स्ट्रगल है। सेंटेंस बनाने के आगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़ना होता है, प्रीपोजिशन कनेक्शन का हेल्प लेना होता है। हम आगे देखते हैं। तो देखिए हम यहाँ लिखे हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब। नॉर्मली इनके बाद वर्ब लिखा होता है, लेकिन हम इसको लिखे क्योंकि ये दोनों एक टाइप का है, एडवर्ब और एडजेक्टिव। एक्चुअली क्या है, ये दोनों नेगेटिव भाषा में कहे तो कहिएगा क्या, चमचा। ये लोग नाउन, प्रोनाउन या वर्ब के चमचे होते हैं। सामने अच्छी अच्छी बातें करते हैं और पीछे में उसके बारे में गलत बोलते हैं। तो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कौन? एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। इनका काम ही है इनके बारे में गॉसिप करना या इनके बारे में गॉसिप करना। तो जो एडजेक्टिव है बड़ा भैया, वो किनके बारे में गॉसिप करते हैं? बड़े लोगों के बारे में, इनके बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में। और जो छोटे भैया हैं इनको कोई बहुत ज्यादा वैल्यू करता नहीं है, तो ये सबके बारे में गॉसिप करते रहते हैं। सबके बारे में मतलब खुद के बारे में भी गॉसिप करते हैं, अपने बारे में भी अच्छाई या बुराई बताते हैं। और बाकी इन सब के बारे में एडवर्ब अपने बारे में बताता है, एडजेक्टिव के बारे में बताता है, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन सब के बारे में बताता है। क्या बताता है? या तो गाली देता होगा या प्रशंसा करता होगा, मतलब निगेटिव बात करता हो या पॉजिटिव बात करता हो। निगेटिव या पॉजिटिव जो भी चीज है, बेसिकली हम बताएंगे कि वर्ब के लिए
एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इनके लिए जो बताने का काम करता है वो एडवर्ब है और नाउन प्रोनाउन के लिए जो बताने का काम करता है वो एडजेक्टिव है। तो इसलिए इनको क्वालिफायर्स या नैरेटर बोलते हैं। पहले राजा महाराजा होते थे। मैं क्लास को स्लो कर रहा हूं, आप सोचोगे कि जल्दी जल्दी होनी चाहिए, नहीं, अभी जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, अभी थोड़ी सी बकवास हो, आप उसको झेलो, ऐसा करने से आपको आगे हेल्प होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, पहले जैसे राजा महाराजा होते थे तो कोई होता था कि राम महाराज आ रहे हैं तो प्राउड पुरंदर छत्री कुलावतारंतर, क्या क्या बोलते हैं मुझे उतना याद तो नहीं है, मतलब एक पूरा नरेशन बोलते हैं कि वो महाराज आधिराज 5 सेंटेंस 10 सेंटेंस बोलने के बाद स्वर्ण सो राजा पधार रहे हैं, तो वो बोलने का काम करते थे। तो वहां जो राजा है वो क्या है ये नाउन या प्रोनाउन है, ये जो बोलने का काम कर रहा है वो क्या है, ये एडजेक्टिव है। और इसी वाला क्वालिटी थोड़ा छोटा एडवर्ब है। इसमें चूंकि वर्ब वर्ड लगा हुआ तो आप कंफ्यूज मत होइए कि वर्ब के बारे में बताएगा, वर्ब के बारे में तो बताएगा ही, साथ में एडवर्ब, एडजेक्टिव और बाकी सबके बारे में लगभग बता देता है। मुख्य रूप से एडवर्ब के बारे, एडजेक्टिव सॉरी वर्ब के बारे में बताता है, लेकिन और ज्यादातर मतलब ज्यादातर आप देखोगे वर्ब और एडजेक्टिव के बारे में एडवर्ब बताता है, लेकिन खुद एडवर्ब अपने बारे में भी बताता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी बताता है। हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, हम सेंटेंस के मालिक को ढूंढ लिए, मतलब राजा को ढूंढ लिए अब उसके चमचों को ढूंढ लिए, चमचा नेगेटिव वर्ड है, उनके नरेटर को ढूंढ लिए, है ना, जो अच्छा या बुरा उसके बारे में बताता है। तो राजा चले अपने साथ अपने नरेटर को लेकर के, ठीक है। अब क्या है, राजा साहब कुछ करेंगे, अब जो करेंगे वो है वो एक्शन होगा, वो मतलब क्रिया, एक्शन। राजा साहब अपने साथ उनके जो नरेटर है उनको लेकर के सोएंगे तो नहीं, बैठेंगे तो नहीं, कुछ करेंगे। तो जो करेंगे राजा साहब मतलब ऑल द क्रिएचर, ऑल द क्रिएशन ऑफ नेचर, उन सबके लिए, मतलब ये नाउन या प्रोनाउन, उनके लिए जो बोलने वाले होते हैं एडजेक्टिव या एडवर्ब, और वो लोग कुछ करेंगे। तो यहाँ पे आप देखना कि इसी के लिए एडजेक्टिव का यूज करते हैं नाउन प्रोनाउन के लिए। तो इस सेंटेंस के अंदर जो प्लेस है इसका वो एडजेक्टिव का यहाँ प्लेस है या आप इस सर्कल में इसको डाल लो, एडजेक्टिव का प्लेस यहाँ। तो हम इनको एडजेक्टिव को खास करके क्यों पढ़ेंगे, ये नाउन प्रोनाउन मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के विशेषता को बताने के लिए। अब क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया तो बचा क्या है, वर्ब। वर्ब बचा तो वर्ब है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसके लिए वर्ब के जानकारी के लिए हम वर्ब पढ़ते हैं, तो ये वर्ब है, वर्ब पढ़ रहे हैं, एक्शन, इन्होंने जो किया वो एक्शन है, वर्ब है। अब वर्ब के बारे में जो बता रहा है उन्हीं को करते हैं, कहते हैं एडवर्ब। बाकियों के बारे में बताता है, लेकिन ऐसे मोटा मोटी समझने के लिए हम यहाँ देखते हैं कि वर्ब के लिए एडवर्ब उसके साथ होता है। तो ओवरऑल एक कंप्लीट सेंटेंस ऑब्जेक्ट पे बन गया, यहाँ फुल स्टॉप लगा सकते हैं। अब आप कहोगे कि नाउन हो गया सर, प्रोनाउन हो गया सर, ये दोनों सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है। आप कहोगे कि एडजेक्टिव एडवर्ब हो गया जो इनकी विशेषता बताता है नाउन प्रोनाउन या वर्ब का, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो बाकी के इन तीनों का क्या क्यों पढ़े, हमारे ग्रामर से इन तीनों को निकाल दीजिए, क्योंकि हम 3 चैप्टर रट के पढ़ के क्यों दिमाग खराब करेंगे। तो बात क्या है, ऐसा हम भी चाहते थे क्योंकि चैप्टर कम रहता, कम पढ़ना होता, बट प्रीपोजिशन जो है वो सबसे बड़ा, हालांकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा हेडेक प्रीपोजिशन ही क्रिएट करता है। ऐसा होता प्रीपोजिशन को ग्रामर चैप्टर से निकाल दिया जाता तो 20% हेडेक खत्म हो जाता।
लेकिन नहीं कर सकते। सेंटेंस हम सिंपल कंप्लीट सेंटेंस हम लिख सकते हैं इन पांचों के हेल्प से। लेकिन when you want to extend a sentence further, when you want to write complex sentence, when you want to write larger sentence, जब आप सेंटेंस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बड़ा सेंटेंस लिखना चाहते हैं, जटिल सेंटेंस लिखना चाहते हैं, दो सेंटेंस को मिलाना चाहते हैं, when you want to combine two sentences, when you want to combine another few word or one word or few word along with the given sentence, अगर आप कुछ शब्दों को दिए गए सेंटेंस में जोड़ना चाहते हैं, तो ये सब काम करने के लिए आपको कनेक्टर की जरूरत होती है, क्योंकि सेंटेंस यहाँ खत्म हो गया। अब आगे बढ़ाएंगे तो इसमें जोड़ने के लिए क्या चाहिए? जोड़ने का जो काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, नेक्सस का जो काम करता है। जैसे मैं बुक की चीजों को आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं भी एक कनेक्टर हूं। आप इनको हटाओगे तो मुझे हटा दोगे। तो क्या है, मेरा जैसे रोल है उन बुक की चीजों का, बुक में जो दिया गया उन चीजों के उस नॉलेज को आपसे कनेक्ट करो, वैसे ही बुक में जो है बुक तक रहने देना है तो मेरी कोई जरूरत नहीं, बुक खरीद के ले घर में रख लीजिए, है ना। लेकिन बुक से निकल के नॉलेज आप तक पहुंचे, आपसे जुड़ जाए, तो इसके लिए एक नेक्सस की जरूरत होती है, एक लिंक की जरूरत होती है, और वो काम जैसे एक टीचर करता है, द सेम वे यहाँ पे प्रीपोजिशन और कंजंक्शन करता है। प्रीपोजिशन छोटा भाई है, कंजंक्शन बड़ा भाई है। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन एक वर्ड या दो वर्ड को एक साथ जोड़ता है सेंटेंस में। मैं आपको ज्यादा इलेबोरेट एग्जांपल दे सकता था, लेकिन बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, हम आगे इसमें और ज्यादा डिटेल्स में जाएंगे। प्रीपोजिशन एक सेंटेंस में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैंने अगर बोला आई हैव ईटन अ मैंगो, आई हैव ईटन ए मैंगो में आई हैव ईटन, तो आई सब्जेक्ट हो गया, हैव ईटन वर्ब हो गया, अ मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ तक सेंटेंस खत्म, यहाँ कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं हुआ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख के बताता हूँ। I have eaten a mango, छोटा हो गया बट आप समझ सकते हैं। ये सेंटेंस है, I have eaten a mango, तो ये हो गया सब्जेक्ट, have eaten हो गया वर्ब, a mango हो गया ऑब्जेक्ट। ये एडजेक्टिव का पार्ट है, एक्चुअली डिटरमाइनर में जाइएगा, डिटरमाइनर में एडजेक्टिव के ही अंदर पार्ट में आर्टिकल, डिटरमाइनर ये सब होते हैं, तो इसको एडजेक्टिव जैसे ही समझ के चलना है। ये तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया। हम आगे कैसे बढ़े? यहाँ ये प्रोनाउन हो गया, ये वर्ब हो गया और ये नाउन हो गया। अगर हम ये लिखना है कि मैंने आम खाया तो है लेकिन अपने दोस्त के साथ खाया है, यहाँ सेंटेंस एक्सटेंड हो रहा है। यहाँ होगा आई हैव ईटन अ मैंगो with my friend। अब यहाँ जो my friend को ऐड करना था, तो हम किसका यूज किए हैं? विद को। ये विद जो है ये है प्रीपोजिशन। सेंटेंस आई हैव ईटन ए मैंगो भी कंप्लीट सेंटेंस है। मैंने क्या किया, करने वाला कौन है? मैं हूं। मैंने क्या किया? खाने का काम किया। खाने का काम किया? मैंगो खाने का काम किया। बात खत्म भाई। आई हैव ईटन ए मैंगो, मैंने मैंगो खाने का काम कर लिया, बात खत्म। तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है यहाँ, बट उसको एक्सटेंड करने के लिए हम अगर कुछ ऐड करते हैं तो वहां हमें प्रीपोजिशन का सहायता लेना पड़ता है। तो
प्रीपोजिशन ने क्या किया, यहाँ कनेक्टर का काम किया। तो ये छोटा भाई है। अब बड़ा भाई क्या करेंगे, बड़ा भाई भी ऐसे छोटे छोटे काम कर सकते हैं, लेकिन बड़ा भाई नॉर्मली क्या करते हैं, बड़ा भाई थोड़ा बड़ा काम करते हैं। बड़ा काम क्या करते हैं, मैं इसमें बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ा लिख के बताएंगे। ये दो सेंटेंस को, दो क्लॉज को एक साथ जोड़ देते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देते हैं। जैसे दो काम हो रहा है, रवि इज टीचिंग यू, एक सेंटेंस है, सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब एक्चुअली ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब, तो उसको एक साथ वर्ब कहेंगे। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस। एक और सेंटेंस लिखते हैं, यू आर लर्निंग, रवि इज टीचिंग यू, यू आर लर्निंग। दो सेंटेंस। अब इन दोनों सेंटेंस, अब दो सेंटेंस हम लिखे हैं, रवि इज टीचिंग यू, यू आर लर्निंग। ये थोड़ा सुनने में अच्छा नहीं लगता है, तो हम इसको जोड़ सकते हैं। जोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से फुल स्टॉप हटाएंगे और यहाँ एंड यूज कर देंगे, एंड इसको स्मॉल कर देंगे क्योंकि सेंटेंस जोड़ रहे हैं, तो यहाँ इसको स्मॉल वाई कर देंगे, रवि इज टीचिंग यू एंड यू आर लर्निंग। तो हमने दो सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया। ऐसे कितने भी सेंटेंस को हम कनेक्ट करते जा सकते हैं। तो एक्चुअली सेंटेंस, जब सेंटेंस का पार्ट बनता है तो वो सेंटेंस इंडिपेंडेंट रहता है, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस बन गया। तो इसमें दो क्लॉज हो गए, उस छोटे पार्ट को हम क्लॉज बोलते हैं। एक्चुअली वो सेंटेंस ही रहता है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसको सेंटेंस बोल सकते हैं, लेकिन वो क्लॉज के रूप में होता है। ये यहाँ से यहाँ तक कॉम्प्लेक्स क्लॉज हो गया, इसमें छोटे छोटे सिंपल क्लॉज है, मतलब छोटे छोटे दो सेंटेंस जुड़े हुए और इसे बड़ा सेंटेंस बन गया। तो ये कनेक्ट करने का काम जो करता है वो कनेक्टर करता है। कनेक्टर ये दोनों कनेक्टर ही है। हम बताते हैं कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या पढ़ते हैं, तो नाउन प्रोनाउन पढ़ते हैं। फिर सेंटेंस के लिए हम क्वालिफायर पढ़ते हैं, तो क्वालिफायर में हम एडजेक्टिव एडवर्ब पढ़ते हैं। फिर एक्शन पढ़ते हैं या वर्ब पढ़ते हैं, एक्शन या वर्ब में वर्ब पढ़ते हैं, वर्ब का एक ह्यूज चैप्टर है। और फिर हम कनेक्टर्स पढ़ते हैं। कनेक्टर से पढ़े, कनेक्ट किए, कनेक्ट करने का काम जो करते हैं, एक सेंटेंस या कोई नाउन या प्रोनाउन ही ऐड होता है, तो उसके लिए कुछ अलग से जरूरी नहीं है। तो इस तरीके से इन चीजों को हम यूज करते हैं, इसीलिए इन चीजों को पढ़ते हैं। हम बहुत ज्यादा टाइम इस पे देने वाले हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब। एक टाइम में बोरिंग होने लग जाता है क्योंकि हमें पता ही नहीं रहता है कि इसके क्या यूज है। जैसे हम लोग मैथ में पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मुझे आज तक कोई काम नहीं आया, हो सकता है आप में से भी ज्यादातर लोगों को कोई काम नहीं आया होगा उसका, लेकिन हमने रटा, आज भी याद है, लेकिन उसकी यूटिलिटी नहीं पता है। ऐसे ही हम पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच रट जाते हैं, टेंस का रूल रट जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट V1 V5, प्रेजेंट कंटिन्यूअस V1 सॉरी सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट या V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे करके रट जाते हैं। और फिर एक टाइम में आता है कि उसकी यूज ही नहीं, और समझ में नहीं आता है कि क्या है, फिर भूल जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट प्लस V1 V5 ही क्यों होगा, हम ऐसे पढ़ेंगे। हम ऐसे पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 क्यों होगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो उसमें सब्जेक्ट प्लस EJMR ही क्यों होगा, हैव हैज क्यों नहीं होगा। ऐसे आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन हो, आस्क मी इन द डिस्क्रिप्शन, सॉरी इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स इज ओपन। आप उससे पूछो कमेंट में डाल के, मैं आपको आंसर करूंगा। Everything, every letter, every word, why we are learning, how it is going to help us while writing, reading or speaking the language. Welcome to know why.
वी हैव टू नो व्हाई अ सिंगल वर्ड वी आर लर्निंग। हम इतना माथा खर्च कर रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे हमें क्या लाभ होने वाला, ये चीज हमें चाहिए होगा, तभी हमें मजा भी आएगा पढ़ने में और तभी हम उस चीज को लॉन्गर टाइम के लिए सस्टेन करके रख पाएंगे अपने माइंड में। तो ये आप देख लीजिए, अगर आप नोट करना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, आप कॉपी में बाद में नोट करना, ये आप याद कर लेना, ये तो आपको याद करना होगा, नॉर्मली याद रहता है, हम लोग पूरा लाइफ टाइम यही पढ़े हैं, तो इसको याद। अब आप सोचोगे एक चीज छूट ही गया, इंटरजेक्शन, तो ये इंटरजेक्शन बिना फालतू का है, इसका कोई जरूरी नहीं है, इसको बोल दीजिए भूल जाइए, इसकी जरूरत नहीं है, ग्रामर में ऐसे ही ये लोग डाल दिए हैं, मुझे आज तक इसका जरूरत नहीं पड़ा, आपको भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ेगी, व्हाइल स्पीकिंग इवन यू विल नॉट नीड इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के कुछ रूल वर्ड्स है, हर लैंग्वेज में अपना अपना होता है, वाओ, हे, आउच, इसी तरीके के हुर्रा, ये सब टाइप के वर्ड है जो खुद ही आपके मुंह से निकलेगा। अगर मुझे कोई हथौड़ा मारेगा तो अचानक अनायास मुंह से निकलने वाला जो वर्ड है उसको इंटरजेक्शन बोलते हैं, तो अनायास निकलेगा, उसके लिए पढ़ने की क्या जरूरत है, तो मुझे फैट मारो खुद ही निकलेगा, हो सकता है मुझसे गाली निकले, वही इंटरजेक्शन है, हो सके कि थैंक यू निकले, वही इंटरजेक्शन है, हो सके कि हम आउच करें, वही इंटरजेक्शन है, तो मुझे फैट मारा, हम कहे वाओ, वही इंटरजेक्शन है। एक्चुअली ऐसा करेंगे नहीं, कोई फैट मारेगा तो मेरे मुंह से आउच ही निकलेगा या ओह निकलेगा, आह निकलेगा, कराह की आवाज, मतलब पेन एक्सप्रेस करने के लिए जो है वही निकलेगा, तो इसके लिए कोई फंडामेंटल रूल नहीं होनी चाहिए कि हमें कोई मारे तो कैसी आवाज निकले, लेकिन इन लोगों ने बनाया है, तो आप इसको नोट कर लो, याद कर लेना, इंटरजेक्शन का स्पेलिंग याद कर लेना, इतना ही आपको मेहनत करना है इस पे, बाकी कहीं यूज नहीं है। हाँ, जहाँ इंटरजेक्शन होता है वहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जो आई को उल्टा करते हैं, दैट इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो यही है। हम लोग थोड़ा सा, ये क्लास शायद ज्यादा लंबा हो रहा, तो एक और बात बताएंगे, यही चीज सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट सेंटेंस को थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे और फिर आज का क्लास खत्म करेंगे। मैं ये क्लास अभी जो कर रहा हूं वो ये ध्यान में रख के करता हूं कि आप पढ़े तो हो, लेकिन कहीं ना कहीं मिसिंग है, लिंक मिसिंग है, पाइप में पानी बह रही है लेकिन कहीं कहीं लीकेज है, जिसके कारण वो रफ्तार नहीं आ रहा है, वो रफ्तार, वो करंट नहीं आ रहा है, दैट करंट इज कॉन्फिडेंस, यू आर नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस, तो हम उन सभी डैमेजेस को रिपेयर करने का काम करेंगे जिससे कि यू विल हैव कॉन्फिडेंस। सो आई एम ट्राइंग टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन यू, मैं आपके अंदर आत्मविश्वास को बनाने का प्रयास कर रहा हूं। And I'll mind it whenever I speak English sentences while teaching, I'll try to translate them in Hindi too for those students who are quite beginners. मैं कोशिश करूंगा कि जो भी चीजें मैं इंग्लिश में बोलूं, जो सेंटेंसेस, उसको मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूं, खास करके उन बच्चों के लिए जो बिगिनर है। और अगर आपका इंग्लिश ज़्यादा अच्छा है तो आप इसको रिवीजन की तरह एंजॉय करो, मजे लो, कमेंट में पूछो कि सर आपने ये क्या बताया। आई होप मैं जो बता रहा हूँ इसमें 4 चीज़ें आपको ऐसा मिलेगा, आप कितना भी पढ़े होंगे तो 4 चीज़ ऐसा मिलेगा जो आप उस तरीके से तो नहीं पढ़े होंगे, तो आप उस चीज़ को एंजॉय कीजिए। और ऑफ कोर्स इस चीज़ को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि मेरा सब्सक्राइबर बढ़े, मेरा लाइक्स बढ़े, मेरा फॉलोअर्स बढ़े, नो, मैं ये चैनल कभी मोनेटाइज नहीं करने वाला हूँ, मैं अभी बोल रहा हूँ आपके सामने, मैं ये चैनल कभी मोनेटाइज नहीं करूँगा, मैं इस चैनल से पैसे नहीं कमाऊंगा, 10 लोग देखेंगे या 10 लाख देखेंगे ऐसे ही चलेगा, दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू, मैं कुछ कर सकूं, मेरी ये कैपेसिटी है, मेरी जो कैपेसिटी है उसमें रह के आपके लिए मैं कर रहा हूं, आई एम नॉट गोना अर्न इवन अ पेनी फ्रॉम दिस चैनल
चाहे कितने भी सब्सक्राइबर हो जाए, कितने भी व्यूज आ जाए, कितने भी लोग इस पे आ जाए, 10 होगा तो भी, 10 मिलियन होगा तो भी, ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो इस भाव से नहीं कि आप मुझे हेल्प करना चाहते हो, इस भाव से कि नीडी चिल्ड्रन तक ये चीज़ें पहुँचे ताकि उनको हेल्प हो सके। मैं आगे थोड़ा सा और बताऊंगा, फिर इस क्लास को एंड करेंगे। मैं इन चीज़ों को पहले लिख ले रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, टाइम वेस्ट ना हो। तो देखते हैं, इन 3 सेंटेंसेस को देख करके हम ये समझना चाहेंगे कि सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं वो किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है। मैंने पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट बोला था। अभी मैं ये चीज समझाना चाहूंगा कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो भी चीजें होते हैं वो प्रेडिकेट होते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट क्या है? हम सेंटेंस से सब्जेक्ट निकाल लेंगे तो आगे क्या बच जाएगा? आगे वर्ब बच जाएगा, ऑब्जेक्ट बच जाएगा, प्रीपोजिशन बच जाएंगे, अदर वर्ड्स आ जाएंगे। मतलब सब्जेक्ट एंड अदर पार्ट्स ऑफ वर्ड। सब्जेक्ट इज सब्जेक्ट एंड अदर पार्ट्स ऑफ वर्ड विल बी कॉल्ड प्रेडिकेट। तो आप जो वर्ब और ऑब्जेक्ट देखते हैं वो प्रेडिकेट का पार्ट होता है। प्रेडिकेट में वर्ब प्लस अदर वर्ड्स भी आ सकते हैं, हर जगह ऑब्जेक्ट आएगा ये जरूरी नहीं है। तो थोड़ा इसको देख करके समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्या है? राम इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलने का काम हो रहा है। तो काम क्या हो रहा है? प्लेइंग, खेलने का काम हो रहा है। इज प्लेइंग क्या है? वर्ब है। कौन कर रहा है काम? तो जो काम करता है वही तो करता होता है, सब्जेक्ट होता है। तो हु इज डूइंग द वर्क? वर्क इज बीइंग डन बाय राम, द राम इज सब्जेक्ट। राम एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, नाउन में पढ़ेंगे डिटेल्स में। नाउन एक प्रॉपर, राम एक प्रॉपर नाउन है और ये काम को कर रहा है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? राम हो गया। तो ये बाकी के जो पार्ट हो गया पूरा, ये क्या हो गया? ये प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट हो गया पूरा। अब इस प्रेडिकेट में क्या आ गया? ये वर्ब है एंड ये ऑब्जेक्ट है। बट मेनली आप ये समझिए कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब आपसे पूछिए कि इस सेंटेंस में से सब्जेक्ट निकालिए। सेंटेंस क्या है? द कलर ऑफ राम्स मदर्स हेयर इज ब्लैक। राम के मां के बाल का कलर काला है। राम के मां के बाल का कलर काला है। हम आपसे पूछेंगे सब्जेक्ट क्या है, इसमें से सब्जेक्ट निकालिए। तो कोई बोलेगा कलर है, कोई बोलेगा राम है, कोई बोलेगा मदर है, कोई बोलेगा हेयर है। तो ग्रामर की भाषा में ये पूरा सब्जेक्ट है। कहां तक? वर्ब तक। जहां वर्ब आता है वहां से प्रेडिकेट शुरू होता है। ये प्रेडिकेट पार्ट है। दिस इज द प्रेडिकेट पार्ट इज ब्लैक। इसमें वर्ब है और ब्लैक एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, ये कंप्लीमेंट कहलाएगा। मैं आगे बताऊंगा कभी डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। अभी बताऊंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो मान के चलो अदर वर्ड इसको बोलो। आपको लगता है ऑब्जेक्ट होगा तो अभी फिलहाल ऑब्जेक्ट ही मान के चलो, लेकिन एडजेक्टिव मैंने आपको पहले बता चुका है कि एडजेक्टिव कभी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। तो इसको अगर ऑब्जेक्ट कहेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक तो एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहा है, किसी चीज का रंग बता रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट ही नहीं हो सकता है उसको क्या बोलेंगे? यहाँ ये कंप्लीमेंट कहलाता है। कंप्लीमेंट कैसे कहलाएगा उसके लिए मैं ऑब्जेक्ट कहाँ होगा और कंप्लीमेंट कहाँ होगा ये थोड़ा डिटेल्स में हम बताएंगे आगे। मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि जहां कोई एक्शन होगा, काम हो रहा है, तब वहां ऑब्जेक्ट आएगा। जहां कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ स्टेटस की बात हो रही है, तो वहां कंप्लीमेंट होगा। काम जैसे खेलना, दौड़ना, प्लेइंग, रनिंग, जंपिंग,
इस टाइप का कुछ होगा तो वहां ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ क्या है, किसी के बाल का कलर बता रहे हैं, यहाँ कोई काम तो नहीं हो रहा है, तो जहाँ कुछ काम, सब्जेक्ट कोई काम कर ही नहीं रहा। क्या है, राम के माँ का जो बाल है वो कोई काम कर रहा है क्या? वो कुछ कर नहीं रहा है, उसका जो स्टेटस है, उसकी जो क्वालिटी है वो बता रहा है। तो यहाँ इसलिए काम नहीं हुआ तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। उसकी विशेषता बताने के लिए वर्ब के बाद जो वर्ड आया है एडजेक्टिव, वो कंप्लीमेंट कहलाएगा। ये तो सब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या करते हैं, हम वर्ब के साथ क्वेश्चन करते हैं। कोई काम हो रहा है तो ऐसा कौन कर रहा है। अब इज ब्लैक, ब्लैक है, ब्लैक क्या है, तो हम कहेंगे कि बाल है। ऐसे नहीं, बाल किसका बाल है, पूरी बात तो होनी चाहिए। बाल ब्लैक नहीं है, बाल का रंग ब्लैक है, ऐसे बोलना है। तो इसलिए द कलर ऑफ राम्स मदर्स हेयर, राम के माँ के बाल का रंग, इतना हो गया सब्जेक्ट। तो ये नाउन, यहाँ कहीं वर्ब का कॉम्बिनेशन है इसलिए ये इसको हम क्लॉज नहीं बोल सकते हैं, ये नाउन फ्रेज बोल सकते हैं, क्योंकि फ्रेज है, एक वर्ड ही वर्ड होगा, एक वर्ड के साथ और वर्ड आ गए तो उसको फ्रेज बोलते हैं। तो ये फ्रेज कहलाएगा, लेकिन नाउन फ्रेज कहलाएगा, इसलिए नाउन है मतलब सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो यू विल हैव टू नो हाउ टू क्लासिफाई अ सेंटेंस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आपको ये जानना होगा कि एक सेंटेंस को सब्जेक्ट या प्रेडिकेट के रूप में कैसे क्लासिफाई करें। मैं जो चीजें बता रहा हूँ आपको ना समझ में आए तो आप रिपीट करके देखना, फिर भी ना समझ में आए तो आप कमेंट में लिखना, और जरूरत पड़े तो मैं आपसे कॉल पे बात करूंगा किसी इंडिविजुअल को कोई दिक्कत हो तो। और जो मेरे से पर्सनली कनेक्टेड है उनके पास नंबर होगा, अगर जिनके पास नंबर नहीं है आप और आपको क्वेरी है तो आप कमेंट में लिखना, मैं आपको कॉल करके, आप कमेंट करके अपना नंबर डालना, मैं आपको कॉल करके वो क्वेरी क्लियर करूंगा। लेकिन डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक वर्ड भी आप गलत समझे तो आगे प्रॉब्लम होगी, फिर आपको मजा नहीं आएगा। तो मैं एवरीथिंग समझाते हुए चलना चाहता हूँ, कीप इट इन द माइंड। तो यहाँ आप आसानी से पकड़ लेंगे ही इज हैप्पी, तो ये वर्ब है और ये हो गया सब्जेक्ट, कौन हैप्पी है तो ही, और ये आपका हो गया, ये कंप्लीमेंट हो गया हैप्पी। यहाँ कोई काम तो हो नहीं रहा है, और वर्ब के आगे के पार्ट को हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे। और सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट है ही, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो आपने देखा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ देख रहे हो सब्जेक्ट एंड अदर थिंग्स, जिसको प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट निकाल लेना भी एक बहुत जरूरी चीज है, मतलब आपको ये बड़ी कला है एक तरीके से किसी सेंटेंस में से सब्जेक्ट को फाइंड कर लेना। अब सब्जेक्ट प्रेडिकेट करके क्यों बिना मतलब के पढ़ें, ये बिना मतलब के लिए नहीं है। आगे चल के आपको जो पता चलेगा कि कौन है सब्जेक्ट, तभी आप ये डिसाइड करोगे कि उसका सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब डालें, क्योंकि हम आगे बताएंगे कि वर्ब का सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट है, जिसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आना चाहिए। तो हम सब्जेक्ट ही नहीं पता कर पाए कि कौन है, तो फिर वर्ब कैसे देखेंगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल। पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है, कितना है, क्या है, तभी तो हम डिसाइड करेंगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। और तब जब सिंगुलर प्लूरल डिसाइड करेंगे तो उसके साथ सिंगुलर प्लूरल वर्ब डालेंगे। सिंगुलर प्लूरल वर्ब मतलब मतलब सिंगुलर मतलब एक वचन होता है, प्लूरल बहुवचन होता है, मतलब ये नाउन में हम लोग पढ़ेंगे और वर्ब में भी पढ़ेंगे। तो मोटा मोटी आप ये समझ जाइए कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने किस रूप में क्लासिफाई किया है और उसका क्या यूज है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके माइंड में होना चाहिए, उसको किस तरीके से मैंने कोडिफाई किया है वो आपके माइंड में होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किस पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के बनाया जाता है ये आपके माइंड में होनी चाहिए। सब्जेक्ट प्रेडिकेट के रूप में कैसे सेंटेंस को हम क्लासिफाई करेंगे ये आपके माइंड में होनी चाहिए। इतनी चीजें होंगी तो हम आगे का क्लास करने के लिए रेडी होंगे। ये क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 पहले डाला जा चुका है, काफी लोगों ने आपने से देखा है, जो नहीं देखे हैं वो ये देखने से पहले, आई रिक्वेस्ट ये देखने से पहले आप उस वीडियो को देखो और उस वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखो।
तभी ज़्यादा अच्छा होगा। हालांकि दोनों बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं, लेकिन हाँ, जो पहला वीडियो देख के इसको देखेंगे उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा। एनी डाउट, कॉन्टैक्ट मी एंड यू लर्न, आई एम देयर विद यू एज अ टॉर्च बियरर। मैं इंग्लिश को इतना आसान बना दूंगा, इतना आसान बना दूंगा कि आपको बिलीव भी नहीं होगी कि आप कब इंग्लिश सीख लिए। तो मैं एक बार फिर से बोलूंगा कि नॉट फॉर माई बेनिफिट, फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु नीड दिस। आप उन लोगों तक पहुंचाइए, उनको बोलिए आपका भाई है, आपकी बहन है, आपके कोई रिलेटिव है, या आप खुद हो, आप इस चीज़ को फॉलो करो। मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, इस चीज़ को देखो। और मेरे से जितना बन पाया, मैं सबके लिए अवेलेबल नहीं रह सकता हूँ, मैं सब कुछ जानता भी नहीं हूँ, बट मुझे इतना पता है कि मैं जितना जानता हूँ आप लोग को अच्छे से बता दूँ तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाए। तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है वीडियो को। थैंक यू वेरी मच। We'll be meeting in the next video very soon. I'll be taking 2 days for uploading a video. Means within a week, I'll be taking 3 classes. You have to watch them simultaneously, revise them, and learn, practice. Thank you very much, everyone. I'm seeing you in the next video. Bye bye.